सो दोस्तों फाइनली इसी के साथ अपनी आज ट्वेल्थ क्लास ऑफिशियली ओवर हो जाती है। आपके सामने ट्वेल्थ क्लास का बायोलॉजी का बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर एंड इसका फुल रिव्यू करने वाला हूँ भी मैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, कैसे कैसे लेवल थे एंड ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, जैसे जैसे मैंने किया वही मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, फाइनली अभी मैंने स्टार्ट किया था इसको सेक्शन ई से। एज़ यूजुअल सारे ही मैंने एग्ज़ाम सेक्शन ई से ही स्टार्ट किए थे। तो यहाँ सेक्शन ई में अगर हम पहले जाएँ तो सबसे पहला क्वेश्चन तो देखो यहाँ पे मिलता है। मतलब किया तो मैंने सबसे लास्ट में था, मतलब ये यहाँ से किया था मैंने स्टार्ट, यहीं से बताता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को इसको देख के खुश होगा मैं पहली। ठीक है, पार्ट में था तो मैंने ये नहीं किया, मैंने ये वाला किया। एंड ये देखो यार, आपने मेरे लास्ट वीडियो व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि मुझे इसके जो ग्राफ था ना एनसीईआरटी में, उसमें बहुत प्रॉब्लम थी उसको समझने में, समझ नहीं आ रहा था। बट मैंने कैसे तैसे करके उसको समझा वीडियोस देख के, और देखो सेम टू सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन उठ के आ गया। इसमें पूरा हमने लिख दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी होता है, एंड ग्राफ भी बना दिया भाई, सीधी सी बात। पूरा एकदम लेवल करके अच्छे से, जैसा एज इट इज़ अपना एनसीईआरटी में था वैसे ही बना के आ गया। एंड जो भी चेंजेस होते हैं वो सब लिख दिया भाई साहब। तो ये 5 नंबर थे यहाँ से पक्के पूरे। इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है कि हाँ ये कट सकता है। ये मज़ा आ गया मतलब ये क्वेश्चन देखकर। फिर जैसे ही वो अच्छा खुश हुआ मन, और ये देख के भाई साहब डाउन हो गया, क्योंकि देखो यार ये मेरे को अच्छे से आता नहीं था। एंड इसमें मैक्सिमम 3 से ऊपर तो मेरे को नहीं मिलने वाले। मैंने ये वाला पार्ट नहीं किया, मैंने ये वाला किया, सेकेंड वाला इसका मतलब बी पार्ट किया। एंड इसमें मेरे को भाई मैक्स टू मैक्स 3 नंबर मिल जाए वही काफ़ी है। बट मैं लिख के तो आया हूँ, तो देखते जो भी होता है। हाँ, ये मेरा देख के मूड डाउन हो गया। बाकी फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये भी मेरे से होगा। मैंने फर्स्ट पार्ट किया इसका। एक्चुअली मेरे को ये भी आता था, बट मेरे को ना इसमें सिंपल स्टर्ड टैंक का डायग्राम नहीं आता था। एंड 5 नंबर का था तो डायग्राम तो ऑब्वियसली बनाना ही था, बट मेरे को डायग्राम आता नहीं था। मेरे को इसका आता था, ये इंसुलिन का जो था ना, ए पेप्टाइड चेन, बी पेप्टाइड चेन, वो वाला सी को निकाल देंगे तो बन जाएगा फंक्शनल वाला अपना। तो वो आता था अच्छे से, वो सब लिख दिया मैंने। एंड इसमें कैसे कैसे स्टेप्स जो होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो वो मैंने लिख के आ गया अच्छे से। तो आई होप इसमें आप नंबर मिल जाने चाहिए भाई। अब आगे बढ़ते, सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन थे, सॉरी 3 क्वेश्चन थे। 3 थे ना, हाँ 3 थे। तो अब डी में आते हैं भाई। भाई डी में 2 क्वेश्चन थे, बट दोनों ही ना कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थे आपके। ऐसा नहीं था कि आप रट के चले जाओगे आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं था। ये कंसेप्चुअल बेस्ड थे, इन पैराग्राफ के ऊपर थे, पैसेज के ऊपर। तो जैसे कि ये पैसेज हमको दिया था इधर, एंड इसमें बोला गया कि टेबल नंबर 1 से आप क्या समझ आती है आपको टेबल नंबर 1 में, वो लिख के बताओ हमको। स्टेट एनी 2 ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो मैंने तो लिख दिया भाई कि जो जो लिखा हुआ इसमें मैं लिख दिया कि 292 मिलियन पीपल भाई इफेक्ट हुए हैं। एंड इसमें से जो ड्रग्स थे वो प्लांट में से हो रहे थे। एंड प्लांट के जो भी एनसीईआरटी में नाम थे जिसमें से ड्रग्स निकल के आते हैं, वो मैंने नाम लिख दिए सारे। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन मैंने तो इसमें लिख दी। बाकी भाई इसमें देखो, इसमें था हेपेटाइटिस सी एंड HIV कैसे होता है भाई, मतलब कैसे रिलेट किया गया इसको। तो यार मेरे को ये समझ नहीं आया। टेबल नंबर 2 में मैंने ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाया, मैंने लिख दिया कि भाई वो इन्फेक्टेड नीडल से फैलता है ना ये इन्फेक्शन। तो किसी ने अगर ड्रग्स लिए होंगे नीडल से, अगर वो इन्फेक्ट होगा उसमें HIV होगा। एंड उसी दूसरे पर्सन ने सेम नीडल यूज़ करी होगी तो उससे हो जाएगा। तो वो मैंने लिख दिया वो इधर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये सब 1.6 मिलियन HIV थे, फिर 1.4 मिलियन दोनों थे हेपेटाइटिस सी एंड HIV। तो वो मैंने उस हिसाब से लिख दिया भाई। बाकी इसमें तो साइंटिफिक नेम ऑफ पी अब साइंटिफिक नेम क्या था यार, साइंटिफिक नेम मैंने किया नहीं, मैंने सिर्फ प्लांट का नाम लिख दिया भाई। ये और ये कैनाबिस सटाइवा है ना, ये वाला कैनाबिस सटाइवा, जिसमें अपने हमारे जो है ना हैश वगैरह मिलते हैं, हैशिस वगैरह, ये मेरे को तो वही लग रहा है यार। यहाँ से देखो यार तुम लोग भी, ये वही लग रहा है। तो मैंने वही लिख के आ गया इसका नाम में। बाकी क्यों मेरे को समझ नहीं आ रहा था भाई कौन सा फिगर है यार ये पी समझ आ गया था मेरे को। तो बस भाई ऐसे लिख दिया मैंने। बाकी ये ऊपर वाला जो था, इसके ऊपर वाला मतलब ये 29 क्वेश्चन, ये भी देख लो भाई ऐसा था। ऊपर से इवोल्यूशन का था। एंड इसमें यार, इसमें बी पार्ट था ना, ये थोड़ा मेरे को घुमा दिया इसने यार। इसमें ना कंसेप्ट लग रहा था आपका एक्चुअली। तो मैंने इसमें सी अपना क्या किया, मैंने सी ऑप्शन करके आया हूँ भाई। पता नहीं गलत है कि सही है, मैंने देखा नहीं है, चेक नहीं, मैंने कोई भी नहीं देखा अभी। मैंने चेक ही नहीं किया, घर से आके सीधा मतलब स्कूल से आके सीधे ही मैं बनाने लग गया, रिव्यू करने लग गया, मैंने चेक नहीं किया। और ये ए भी मैंने कर लिया भाई, जैसे तैसे करके। नहीं, ए मेरे से हुआ नहीं भाई, ए मेरे से हुआ नहीं। ठीक है, ए मेरे से हुआ नहीं। बाकी यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ वाला तो सारा हो गया भाई, ये तो एकदम ईजी था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। ये हो गया मेरे से।
ये भी हो गया, देख लो भाई कितना सही है, कितना मस्त क्वेश्चन है भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के मन खुश होता है ना भाई। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा करो यार। ये क्या पूछ रहे हैं, ये देखो, ये क्या मतलब, ये देखो यार, ये मज़ा आता है इनको करने में भाई यार। ये करने में मज़ा आता है ना एकदम, लिखने में अच्छे से एज इट इज़, जैसा क्वेश्चन बुक में हमने पढ़ा है वही सेम उठ के आ जाएगा ना, मज़ा आएगा भाई, है ना। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों कर लिए थे वाले। एंड ये देखो, ये भी इतना अच्छा क्वेश्चन था, ये भी मैंने कर लिया ऊपर वाला। मतलब एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आए हैं, इतने अच्छे लगते हैं भाई। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सारे एज इट इज़ क्वेश्चन थे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन थे सारे। जैसे कि एलियन स्पीशीज़ वाला, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये भी मैंने कर लिया अच्छे से, है ना। 24th वाले भी सारे 3 पॉइंट, तीनों इसके कर लिए मैंने। 23 भी अच्छे से हो गया, इसमें कुछ भी नहीं था भाई। इसमें तो जो अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन जो निकलता है वो बताना था, प्रोटीन रिच होता है। और इसमें भी बताना था कि वो ट्रेसी शिप कि उस अंदर से निकलता है ना। और एम्फेसाइजिमा शायद, है ना, एक चेस्ट से रिलेटेड होती है, स्मोकिंग वगैरह करने से होती है, तो वो लिख देना था बस, इतना हो जाना था काम इसमें। बाकी 22nd में भी सेम था भाई। एसटीपी में भी देखो, एक्टिवेटेड स्लज, ये मैंने पूरा एकदम अच्छे से करके गया था मैं इसका, स्टेप बाय स्टेप, एंड दोनों मैंने कर लिए थे इसमें। आगे बढ़े, सेक्शन सी के इजी थे सारे, सेक्शन ई के ठीक ठाक थे भाई क्वेश्चन। बाकी सेक्शन बी में आए तो यहाँ पे ये भी इजी थे भाई, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। एंड यहाँ पे ये वाला भी इजी था, 20th क्वेश्चन भी भाई कुछ ज़्यादा था नहीं। अब इसमें स्टेप 4 में जो पूछा गया इन्होंने प्रोसेस का नाम, यार मैंने इसमें ये जीन क्लोनिंग कर दिया भाई। ये जीन क्लोनिंग ही तो है भाई, देखो मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ एलियन जीन हो रही है, तो मतलब क्लोन कर रहा है, अपना कॉपीज़ बना रहा है, तो मेरे हिसाब से वही होना चाहिए। बाकी और मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि और क्या होगा इसका प्रोसेस का नाम, तो जीन क्लोनिंग मैंने कर दिया भाई। एंड बी पार्ट भी इसका ही था। बाकी इसमें 19th पे आएंगे तो यहाँ पर मैंने बी पार्ट किया इसका, और यहाँ पर इनको पहले अरेंज करना था, ठीक है, एकदम सही सीक्वेंस में। और 4th जो अपना स्टेप आता है उसको डिस्क्राइब करना था। तो इसका तो वही था यार कि यहाँ से पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, लीचिंग होगी, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, 5th ऐसे था, है ना। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ है, फोर्थ नहीं है, ये फोर्थ है, ये 5th है ना। ये 5th लास्ट स्टेप ये है, 4th स्टेप है। तो इसी को ह्यूमिफिकेशन को एक्सप्लेन भी करना था उन्होंने बोला, तो वो भी हो गया भाई। 2 नंबर में था वैसे क्वेश्चन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, है ना। थोड़ा सा बस 4 लाइन लिख के आ जानी थी, और कुछ नहीं था भाई, तो वो तो हो गया। 2 नंबर की भी सारी इजी थे, 3 नंबर के भी इजी थे। और अब सेक्शन बी में, हाँ, ये 18th में आएंगे, तो 18th में भाई ये दोनों ही अच्छे से आते थे मेरे को, ये दोनों अच्छे से आते थे, तो मैंने बी पार्ट ही इसका किया, ठीक है, बी पार्ट किया इसमें। और सेक्शन ये 17th का अगर मैं बताऊँ तो इसमें मैंने इसमें ये भी आता था, ये भी आता था, इसमें भी दोनों आते थे, तो मैंने इसमें ए वाला किया, ठीक है, इसमें मैंने ए वाला कर दिया। अब सेक्शन बी खत्म। अब सेक्शन ए पे अगर मैं आऊँ तो यार इसमें एमसीक्यूज ठीक थे भाई, ठीक ठाक थे, पर एग्जिस्टेंस रीजनिंग का कंसेप्ट समझ नहीं आया मेरे को, मेरे को इसमें सही लगे। अगर एग्जिस्टेंस रीजनिंग में बताऊँ मैं आपको, तो देखो यार, ये क्या लिखा है, एंटीबॉडी प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये तो सही है, लिम्फोसाइट्स भी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होती है, ये तो सही लिखा है, एग्जिस्टेंस ट्रू है। अब ये लिखा है बाइंड स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन न्यूट्रलाइज ऑड इफेक्ट्स, मतलब जो इफेक्ट्स वो करती है वो न्यूट्रलाइज करती हैं, तो ये भी सही है मेरे हिसाब से। तो मैंने तो इसमें ए मार के आया हूँ, क्योंकि इसमें कुछ लग तो रही नहीं मेरे को मिस्टेक, तो भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं लग रहा मेरे को यार, है ना। अब 14 में अगर मैं चलूँ, 14th में देखो यार, ये देखो, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट आया कि देखो यार, ये तो कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल के लिए भी होता है, पर इसमें मेल को स्पेसिफाई किया गया है, इधर सिर्फ मेल की बात की गई है, तो मेरे को लगा सिर्फ मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बोला है, फीमेल को यहाँ पे नहीं कुछ ही किया। तो मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों बातें सही हैं भाई, निरोध का होता है कॉन्डम, है ना, और मेल की बात की है तो भाई ठीक है, चांसेस ऑफ ओवम स्पर्म मीटिंग, ठीक है, रीज़न भी बताया कि ये ठीक है भाई, इसी से मटेरियल से बनता है ये, और इसी को पेनिस को कवर होता है, तो मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पार्ट सही है, बट वही ना, फिर वही डाउट आया कि यार ये तो फीमेल के लिए भी होता है, तो फिर हमें मेल क्यों लिखा गया सिर्फ। तो मैंने तो भाई ज़्यादा इसमें सोचा नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, तो मैंने इसमें भी ए ही कर दिया भाई, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही लग रही है भाई, और रीज़न भी इसका सही है, क्योंकि देखो जब कवर करेंगे इसको पीनस से, तो चांसेस अवॉइड हो जाएंगे उसके मिलने के, स्पर्म एंड ओवम के, तो ठीक है भाई, कुछ दिक्कत तो है नहीं इसमें। फिर आगे वाले चलेंगे, ये देखो ड्रोसोफिला का यानी आइसोलेटेड सिंगल सेल्स वाला एसोमेटिक हाइब्रिड, ये भी सही बात लिखी है इन्होंने तो ये भी मेरे को ठीक ठाक ही लगे, इसमें कुछ ऐसा दिक्कत मेरे को लगी नहीं है, जैसे रीजनिंग भी ठीक थे। बाकी अब अगर एमसीक्यूज़ पर आए ऊपर, तो फर्स्ट से करता हूँ ना स्टार्ट में। फर्स्ट जो एमसीक्यू था अपना,
वो कुछ इस तरह था। सिस्टोन इज अ सेगमेंट, ठीक है भाई, ये भी ठीक था, mRNA बनाता है ना, फिर mRNA आगे चल के वो बनाएगा, प्रोटीन में कोड करेगा, तो ये तो ठीक था पेडिग्री चार्ट का। इसका मैंने एक्सलिंग रिसेसिव कर दिया भाई, बाकी इसमें भी हो गया, ये भी ठीक था भाई। इसमें डाउट आया थोड़ा मेरे को, इसको डाउट लग रहा है मेरे को ये वाला, कि इसमें मेरे को यार थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट में थोड़ा डाउट लग रहा है। फर्स्ट भी मेरे को सही लग रही है, थर्ड भी लग रही है, फोर्थ भी लग रही है, ऐसा सीन लग रहा है मेरे को। फोर्थ नहीं लग रही, सॉरी फोर्थ नहीं लग रही मेरे हिसाब से। मेरे को फोर्थ जो एग्जाम हॉल में मैंने देखा, मेरे को फोर्थ स्टेटमेंट एकदम ऐसा होता ना, फीलिंग आती है, वैसी नहीं आई। फर्स्ट एंड थर्ड लगी, बट फर्स्ट एंड थर्ड का तो कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है इधर। तो पता नहीं यार, ये अब क्या पता मैं कुछ गलती कर रहा हूँ यार, कुछ एक चीज़ जैसे कि एपिकोटाइल अगर गलत पढ़ रहा हूँ, मतलब इसको गलत समझ रहा हूँ, सेंस में ले रहा हूँ, तो वो चीज़ अलग है, चेक नहीं किया मैंने अभी तक। तो मेरे को जो एग्ज़ाम हॉल में लगा वो सब मैं आपसे बता रहा हूँ कि मेरे को, मैं तो थर्ड एंड फोर्थ मार के आ गया इसका। देखी जाएगी जो भी होगा यार स्ट्रेस क्या दिए इतना अब हम, है ना। बाकी फिफ्थ वाले में तो ठीक था यार, इसमें तो आराम से हो गया। बाकी आगे चलेंगे तो यहाँ पर भी ये भी थोड़ी अजीब मेरे को चीज़ लगी, बट मैंने इसका कर दिया भाई, 1x क्रोमोसोम ऑफ मदर कर दिया मैंने। एंड ये भी ठीक था भाई, इसका भी हो गया। 8 भी ईजी था भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसका माल तो था, है ना। लैंड रेप्टल्स, इसका मेरे को पता नहीं है, ए करके आया हूँ मैं इसका, पता नहीं भाई सही है कि मैंने चेक नहीं किया अभी तक, पहले बता रहा हूँ। बाकी 11th न्यूक्लियोपोलिट्रोवायरस कर दिया मैंने इसका ए। 12th का भी PST1 था इसका तो, है ना, तो वो मैंने कर दिया बस। बाकी रीजनिंग भी ईजी थे सारे। तो भाई ऐसा कुछ पेपर था आपके सामने, है ना। और जो जो मैं करके आया हूँ उस वक्त एग्ज़ाम हॉल में, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, क्या क्या मैंने किया, क्या क्या नहीं किया। एंड ओवरऑल मैं बात करूँ तो देखो, पेपर ठीक था यार, इजी मैं बोल सकता हूँ। अभी देखो सेक्शन बी की बात करूँ तो कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन वो दिखा नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे सारे। सेक्शन सी की बात करूँ तो उसमें भी कोई मेरे को दिखा नहीं, देख सकते हैं आप खुद देख सकते हैं भाई, सेक्शन सी में भी कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। डी में अगर बात करूँ, डी में भाई आपको ना थोड़ी इनकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए यार, इवोल्यूशन चैप्टर में ना अच्छे से एकदम डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एंड इसमें भी नॉलेज होनी चाहिए, वैसे मैंने कर तो लिए हैं, अब पता नहीं सही है कि गलत है भाई। तो मैं बताऊँ ना, तो पेपर तो भाई ईजी था मेरे हिसाब से, तो ईजी था, ईजी से मॉडरेट बोल सकते हैं। बट फिर भी जिसने सब कुछ अच्छे से किया होगा ना, सारे क्वेश्चन लगा के आया होगा, तो उसके लिए तो ईजी होगा। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे थे सारे, तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पेपर था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे इसमें। सेक्शन डी में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, डीप नॉलेज, उसमें आप पैराग्राफ वाले तभी कर पाओगे। बाकी ठीक ठाक था यार, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई बहुत ही डिफिकल्ट डाल दिया, नहीं ठीक था पेपर। बाकी आप लोग बताइए आपका कैसा गया, मेरा आपके सामने ही है, रिव्यू कर दिया मैंने। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। चलो बाय।